हेलो गाइस, ब्रह्म गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवीन सिंह स्वागत करता हूं और मैं लेके आया हूं दृष्टि आई। वह दृष्टि जो आई है, जो घटना चक्र है, करंट करंट अफेयर आई की दृष्टि की। तो उसका हम रेगुलर बेस पे चल रहा है हमारा, ठीक है। और आपको पता है यूपी पीसीएस, यूपी आरओ ए आरओ, ठीक है। यूपी पीसीएस का जो आरओ ए आरओ का एग्जाम है, और बीपीएससी बीपीएससी बिहार पीसीएस, इन तीन एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है इसमें 25 क्वेश्चन तो श्योर है, 21 तक भी जा सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आपको पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेगुलर बेस पे हमारी जो क्लास चल रही है, उसी क्लास पर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अंतरिक्ष का जितने भी मिशन हुए हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड, विश्व के और इंडिया में, तो वो सारे पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्याउरा वन लॉन्च लॉन्च किया गया। यूरोप का जो प्रथम निजी रॉकेट है, यूरोप का म्याउरा वन, वो लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रथम निजी रॉकेट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा साइड में क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो एक एक चीजें देखनी पड़ेंगी और सभी बच्चे अच्छे से देखते चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलना ही है, सोच लो। 7 अक्टूबर 2023 को स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस द्वारा म्याउरा वन नामक पुनर्प्रयोज रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह मिशन इस रॉकेट को अटलांटिक महासागर में गिराने के समाप्त साथ ही समाप्त हुआ है। मतलब क्या है कि किसने इसको लॉन्च किया? तो इसको किया है स्पेनिश कंपनी है, कौन सी? पीएलडी स्पेस, ठीक है। पीएलडी स्पेस है, ठीक है। इसने लॉन्च किया है। ये कहाँ की कंपनी है? स्पेन की है, स्पेनिश कंपनी है। कौन सी कंपनी है? स्पेनिश कंपनी है। और इसने लॉन्च किया है क्या? म्याउरा फर्स्ट, ठीक है, म्याउरा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया। ये किस प्रकार का रॉकेट है? तो पीएलडी स्पेस जो सॉरी पीएलडी स्पेस कंपनी है, स्पेनिश कंपनी है, और लॉन्च क्या किया? किसको किया? म्याउरा फर्स्ट को। किसको किया? म्याउरा फर्स्ट को। म्याउरा फर्स्ट क्या है? म्याउरा फर्स्ट जो है, वो एक पुनर्प्रयोज कैसा रॉकेट है? देखो, ये क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। पुनर्प्रयोज, एक सेकंड, पुनर्प्रयोज रॉकेट है, ठीक है। याद रखना, पुनर्प्रयोज रॉकेट है, इस चीज को याद रखो। इसके बाद यह मिशन रॉकेट अटलांटिक महासागर में गिराने के बाद ये समाप्त हो गया था। म्याउरा फर्स्ट रॉकेट का प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य उपकक्षीय परीक्षण उड़ान को संचालन करना। मतलब कहने का मतलब है कि जो म्याउरा फर्स्ट रॉकेट है, वो उसका जो प्रथम प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य था, जो प्रथम मिशन था उसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, उसका क्या था? उपकक्षीय परीक्षण उड़ान था। मतलब उपकक्षीय, ठीक है, याद रखना, उपकक्षीय और परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्याउरा फर्स्ट को इसके पूर्व नाम एरियन वन, इसका जो पूर्व नाम क्या था? एरियन वन। क्या नाम था? एरियन वन नाम था इसका, ठीक है, एरियन वन, याद रखना। एरियन वन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको म्याउरा फर्स्ट को एरियन वन के नाम से भी जानते थे। म्याउरा फर्स्ट का एक उपकक्षीय पुनर्प्रयोजित रॉकेट है, जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया। तो ये निजी तौर पर, ये निजी रॉकेट है। तो यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्याउरा फर्स्ट है, जो कि पीएलडी स्पेस कंपनी, स्पेनिश कंपनी है, जिसने रॉकेट को मतलब रॉकेट लॉन्च किया है। कैसा, किस प्रकार का है? पुनर्प्रयोजित रॉकेट है ये, ठीक है। ये चार चीजें। म्याउरा फर्स्ट यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा प्रथम रॉकेट है। किसी निजी कंपनी ने इसको जो लॉन्च किया है, ये पहली निजी कंपनी है पीएलडी स्पेस, जिसने क्या किया है? म्याउरा फर्स्ट रॉकेट को लॉन्च किया है। निजी रॉकेट है, ठीक है, प्रथम, याद रखना। तो इतना समझ गए। इसके बाद आगे आगे देखें। हाँ, आगे देखते हैं। तो एक एक चीजें समझ में आती जा रही होंगी। आप बताओ, आ रही है ना? कमेंट बॉक्स में जो भी बच्चा पढ़े, तो एक बार कमेंट जरूर करें कि सर अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं पीएसएलवी C57, पीएसएलवी C57 आदित्य एल1 मिशन। देखो, पीएसएलवी का C57 और आदित्य एल1 मिशन, ये बहुत सुना होगा आपने, आदित्य एल1 गया था। तो ये किस प्रकार का मिशन है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो ये 2 सितंबर 2023 का मिशन है, समझ रहे हैं ना? बहुत पुराना है, फिर भी हमें देखना है क्योंकि जरूरी है। भारत के ध्रुवीय उपकक्षीय उप ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, सॉरी, द्वारा आदित्य एल1 जो प्रक्षेपण यान है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? पीएसएलवी C57, इसके द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है यहाँ से। पीएसएलवी C57 ये लेके गया किसको? आदित्य एल1 को। किसको लेके गया? आदित्य एल1 को, ठीक है।
आदित्य एल 1 को। आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा? पीएसएलवी C-57 के द्वारा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है। आदित्य का अर्थ क्या होता है सबको ही जानता है, ये तो पता ही है सबको, क्योंकि हम इंडियन है, इंडियन को तो संस्कृत ज्यादातर पॉइंट समझ जाते हैं। तो आदित्य एल 1 क्या है? एक सूर्य का नाम है और सूर्य का ही ये मिशन है, राइट। जबकि आदित्य एल 1 में एल 1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉरेंज बिंदु, ठीक है, लॉन्ग रेंज बिंदु 1, जिसे लॉन्ग रेंज पॉइंट 1, जो आदित्य एल 1 लिखा ना, तो ये लॉन्ग रेंज पॉइंट जो सूर्य और पृथ्वी का जो पहला ऑर्बिट होगा, मतलब लॉन्ग रेंज बिंदु फर्स्ट कहते हैं जिसे, पहला बिंदु होगा, वहां पर इसको प्रक्षेपित किया गया, वहां के लिए प्रक्षेपित किया गया लॉन्ग रेंज। ठीक है, लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 पर प्रक्षेपित किया गया। आदित्य एल 1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। तो आदित्य एल 1 कैसा है? तो ये भारत का फर्स्ट सौर मिशन है, भारत का पहला ये सौर मिशन है। दूसरे शब्दों में यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्राथमिक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो यह सूर्य के अध्ययन, मतलब सूर्य का जो अध्ययन कर रहे हैं उसके प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। इसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, 6 जनवरी 2024 क्या है? 6 जनवरी 2024 को आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लॉन्ग रेंज बिंदु एल 1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो उसकी ओर जो चारों, जो मान लो कि ये कौन सा ऑर्बिट है? एल 1 ऑर्बिट है। यहाँ पर इसके चारों ओर के प्रभाव मंडल और में स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ पर स्थापित कर दिया तो ये चारों तरफ इसको माना जाएगा। ये इस कक्षा का की पृथ्वी से दूरी जो ये कक्षा है, राइट, इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर। स्पष्ट है कि आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। ठीक है, सूर्य के लिए आदित्य एल 1 अंतरिक्ष यान ना तो सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा। देखो, सूर्य के निकट जाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा, आपको पता है। तो वो सूर्य के पास, जैसे कि ये मान लो सूर्य हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देता हूँ। हाँ, और ये हो गया, मान लो ऐसे ऐसे करके ये हो गया लॉन्ग रेंज बिंदु हो गए एल 1। ठीक है, यहाँ पर है, इसके निकट नहीं जाएगा, अगर ये निकट जाएगा तो नष्ट ही हो जाएगा, राइट। तो ये एल 1 पॉइंट पे है। किसी उपग्रह को एल 1 बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किए जाने का प्रमुख लाभ यह है कि इस स्थिति में वह उपग्रह बिना किसी आच्छादन ग्रहण सूर्य को लगातार अवलोकन कर सकता है। यहाँ से वो क्या करेगा? सूर्य को अवलोकन करेगा। क्या करेगा? सूर्य के बारे में पता लगाएगा, सारी चीजें उसका अवलोकन करना है। तो आदित्य एल 1 के बारे में समझ गए। क्या क्या आदित्य एल 1 के बारे में समझना है? तो आदित्य एल 1 के बारे में ये चीजें समझनी है कि आदित्य एल 1 क्या है, किस यान से गया? तो पीएसएलवी C-57 से गया है। आदित्य एल 1 किससे गया? पीएसएलवी C-57 से। कहाँ से इसको मतलब लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन से किया गया, राइट। उसका जो द्वितीय लॉन्च पैड है वहां से प्रक्षेपित किया गया। और आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। और किस पॉइंट के लिए जा रहा है? तो ये लॉन्ग रेंज बिंदु 1, मतलब ये लॉन्ग रेंज बिंदु 1 पर तक के लिए जा रहा है, जो पृथ्वी से जो सूर्य की जो दूरी है, जो लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 की, वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर। यही मैंने बताया, ठीक है। और ये सूर्य का पहला मिशन है, ठीक है। और ये क्या करेगा? तो ये प्रभाव मंडल, सूर्य के चारों ओर कक्षा का प्रभाव मंडल की जांच करेगा, सारी चीजें, और वहीं तक जाएगा। वहां से सूर्य पर लैंड नहीं करेगा, लैंड पर करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मुख्य मुख्य पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अब थोड़ा पीएसएलवी के बारे में देखेंगे, ठीक है। पीएसएलवी है चलो पहले लॉन्ग रेंज बिंदु, हाँ लॉन्ग रेंज बिंदु है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब लॉन्ग रेंज बिंदु क्या है? ठीक है, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में, लॉन्ग रेंज पॉइंट जिसे कहते हैं, लॉन्ग रेंज पॉइंट के बारे में। लॉन्ग रेंज बिंदु का नामकरण इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लॉन्गरेंज के नाम पे किया गया था। देखो किसके नाम पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो जो लैंग रेंज, हाँ लॉन्ग रेंज पॉइंट या बिंदु, तो ये इसका जो नामांकन किया वो किसके नाम पर? तो इटालियन वैज्ञानिक हैं, फ्रेंच गणितज्ञ हैं, जोसेफ लुई। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। जोसेफ लुई लॉन्गरेंज, आप क्या कर रहे हैं, 2-3 बार वीडियो देखना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गरेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसे स्थल हैं जहां दो विशाल पिंडे
पृथ्वी और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड जैसे कि अंतरिक्ष यान है, मतलब कहने का मतलब लॉन्ग रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थल है, एक जगह का नाम है, ऐसा स्थल है जहां दो विशाल पिंड, जैसे पृथ्वी और सूर्य हो गया, दो विशाल पिंड है, का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। समझ गए? तो मैंने क्या किया कि जैसे ये सूर्य है और ये बहुत दूर है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सूर्य है, ठीक है, तो ये पॉइंट लॉन्ग रेंज पॉइंट इधर मान लेते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज पॉइंट है L1, तो ये पॉइंट एक ऐसा है कि ये गुरुत्वाकर्षण, देखो उसने क्या बोला कि लॉन्ग रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थल है जहां दो विशाल पिंडों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इनकी गति करने की आवश्यक केंद्र अभिकेंद्र बल के बराबर हो। मतलब इसका, जो कि इसका गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो लॉन्ग रेंज पॉइंट 1 बोला गया। ठीक है, वही चीज बोलेगी। इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु पिंड इन दोनों खगोलीय पिंडों से संबंध संबंध की में अपेक्षाकृत स्थिर और या संतुलन रह सकती है। क्या कहने का मतलब है? इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु, अगर इस बिंदु पर कोई वस्तु को स्थापित करते हैं तो खगोलीय पिंड के संबंध अपेक्षाकृत स्थिर या संतुलन में रह सकता है। मतलब अगर हम देखो, यहाँ इसका गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, यहाँ इसका, तो यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रेट रह सकता है, वो ना यहाँ गिरने के चांसेस रहेंगे और ना उस तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। राइट, ये समझ गए बात को? स्पष्ट है कि लॉन्ग रेंज बिंदु ऐसा स्थान है जहां पर अगर कोई कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वहां स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज समझाई जो मैं समझा रहा हूँ, वही चीज है। हम्म। इसके बाद दो विशाल पिंडों वाली किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली जैसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्ग रेंज बिंदुओं की संख्या कुल कितनी है? 5 है। तो मैंने 4 बनाए थे शायद उस पेज में, तो इसके कितने हैं? टोटल 5 हैं। ठीक है, L1 L2 L3 L5 निरूपित किया जाता है। लॉन्ग रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी की रेखा के मध्य स्थित है। लॉन्ग रेंज बिंदु L1 की रणनीतिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य पर निरंतर एवं निवार्य रूप से अवलोकन कर सकता है। तो L1 से आराम से बैठ के वो आराम से क्या करेगा, वो सूर्य की आराम से उसका अवलोकन कर लेगा। ओके, समझ गए? इसके बारे में और चीजें देखेंगे अच्छे से। देखो, आदित्य एल वन से क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि चांसेस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितने पेलोड लेके गया आदित्य एल वन, राइट, ये सारी चीजें, पेलोड कैसे बनता है, ये सारी चीजें। तो आदित्य एल वन है, मिशन सूर्य में व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने 7 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया है। कितने? तो क्वेश्चन आया है कितने पेलोड लेके गया आदित्य एल वन? तो आदित्य एल वन जो लेके गया है वो 7 पेलोड लेके गया है। अब सातों पेलोडों के नाम एक बार देख लेना। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आ भी सकता है, क्या पता लिखने को आदित्य एल1 को अगर मेंस लिखो आप, राइट, अगर बीपीएससी वाले यूपीपीसीएस वाले हो मेंस में आ जाए तो आदित्य एल1 की एक बार पढ़ लो। दृश्यमान उत्सर्जन रेखा क्रोनाग्राफ, ठीक है, जैसे BCLC, ऐसे याद कर लो, शॉर्ट में याद कर लो, अगर फुल ना याद हो पाए तो BCLC के नाम से। ठीक है, दूसरा है सौर पराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप, जिसे कहते हैं SUIT। ठीक है, क्या क्या हो गया? पहला हो गया, एक एक मैं लिखता हूँ, BELC, दूसरा हो गया SUICT, वो SUIT। ठीक है, पहले का नाम है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा क्रोनाग्राफ। ठीक है, दूसरा है सौर पराबैंगनीय प्रतिबंधन, हाँ, प्रतिबिंबन टेलीस्कोप। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है SO सोलेक्स। ठीक है, सोलेक्सिस, मतलब सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे वर्णक्रमी, तीसरा पेलोड हो गया। चौथा पेलोड का नाम है हेल वन हेल 1 OS। ठीक है, जैसे ऊर्जा, इसको नाम उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग, हाँ, एक्सरे वर्णक्रम क्रम मापी। ठीक है, तो इसको लेंगे हेल 1 OS। पांचवा कौन सा गया है? पांचवा है एस्पेक्स एस्पेक्स एस्पेक्स, इसको है आदित्य सौर पवन कर्ण प्रयोग। पांचवा हो गया। छठवां क्या है? छठवां है पापा, किस नाम से? PAPA है पापा, इसको प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज के नाम से, तो पापा इसको बोल सकते हैं। तो क्या? BELC पहला पेलोड है। आप कहोगे आप सर इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं, देखो अगर मेंस लिखोगे, अगर आ गया तो आपको ये बहुत इंपोर्टेंट होगा। SUIT हो गया, SOLEX हो गया, 7 पेलोड लेके गया है।
हाँ, छठवां पेलोड नहीं, हाँ सातवां भी नहीं लिखा है, सॉरी। सातवां पेलोड क्या है? एडवांस, हाँ, उन्नत त्रिअक्षीय उच्च वेदन डिजिटल मैग्नेटीमीटर। ठीक है, एडवांस ट्राई। तो इसको हम अगर शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट तो नहीं इसका दिया है, बट लिख लेना एडवांस्ड, एडवांस ट्राई एक्सेल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट। ठीक है, डिजिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ हो गया, फाइव्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, एक बार जरूर पढ़िएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में सभी बच्चे, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी के बारे में। फरवरी 2024 में पापा पेलोड ने कोरोनल मास इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन के पवन प्रभाव का पता लगाया। तो इसने क्या किया कि फरवरी में 2024 में क्या किया कि जो इसका छठवां पिलोट था, प्लाज्मा वाला पापा, राइट, पिलोट था, उसने क्या पता लगाया? सौर पवन प्रभाव, मतलब सोलर विंड इम्पैक्ट के बारे में पता लगाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा, मतलब ये जो 7 पिलोड लेके गया है, इसमें से कौन सा पिलोड है जिसने सौर पवन प्रभाव के बारे में पता लगाया? तो वो पापा है। ठीक है, मतलब प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, शॉर्ट में वो बोल रहा हूँ, पापा। ठीक है, पीएपीए। इसके बाद 2 जुलाई 2024 को आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान ने सूर्य पृथ्वी एल1 बिंदु के आसपास अपनी पहली प्रभाव मंडल कक्षा पूरी कर ली। तो पहली प्रभाव मंडल कक्षा पूरी कब की आदित्य एल1 ने? तो 2 जुलाई को कर ली थी। ठीक है, 2 जुलाई 2024 को अपनी आदित्य एल1 ने पहली प्रभाव मंडल कक्षा कंप्लीट कर ली। ठीक है, समझ गए इतना? इसके बाद आगे देखते हैं भी। हाँ, ये बस एक लाइन और बचा आदित्य एल1, लेकिन मजा आ गया, पूरा समझ में आया होगा। हाँ, अगला है, उल्लेखनीय है कि प्रभाव मंडल कक्षा में आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान एल1 बिंदु के आसपास एक परिक्रमा को पूरा करने में कितने दिन लगाता है? 178 दिन पूरा लगाता है। ठीक है, तो 178 दिन पूरा लगाता है आदित्य एल1 को पूरी परिक्रमा लगाने में। ठीक है, इतने समझ गए? बताओ, आदित्य एल्बम समझ में आ गया होगा, आप 2 बार देखोगे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको ज्ञान नॉलेज हो गया कि हाँ, किस तरीके से आदित्य एल्बम गया है, कहाँ पर गया है, किस बिंदु पर रहेगा, कितने दिन पूरे कर लिए हैं, और क्या चीजें हुई हैं, और क्या पता लगा लिया कितने लॉन्ग रेंज, कितने पेलोड लेके गया है, कौन कौन से पेलोड लेके गया है, ये सारी चीजें। और कितने जो लॉन्ग रेंज पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। उन लॉन्ग रेंज पॉइंट का नाम क्या है? ये सारा मैंने बता दिया। ओके, समझे कि नहीं? बताओ, मजा आएगा कि नहीं पढ़ने में? अभी मैं रिवीजन भी करा दूंगा, तो आपको याद एक एक करके हो जाएगा। और अभी भी काफी हद तक देखो, अभी अगर आप 50 to 60% कंप्लीट हो रहे, तो जब रिवीजन होगा तो कम से कम आप 90% हो जाओगे। और 90% हो जाओगे तो बस 10% की खुद मेहनत कर लेना, हो गया 100%। और आपको पता है कि लास्ट बीपीएससी में 31 और यूपीपीसीएस में 31 क्वेश्चन आए हैं। मैं मौकायदा आपको दिखा दूंगा ये चीज कि भैया 31 क्वेश्चन आए हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। हाल ही में भारत, हाँ, तो फिर क्या है? नवमित्र डिवाइस, ये नवमित्र डिवाइस क्या है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवमित्र नामक एक अभियान, बहुत सॉरी, अभिनव सुरक्षा उपकरण, क्या बोला है? अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। मतलब क्या है? नवमित्र डिवाइस है जो हाल ही में भारत इसरो ने अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह परीक्षण केरल स्थित न- नींद, हाँ, निंदकारा उपनगर में किया है। तो ये कहाँ? केरल में किया है, निंदकारा में, नींदकारा में। ठीक है, किया है, जहां इस उपकरण को मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया। तो नवमित्र डिवाइस क्या है? तो नवमित्र डिवाइस इसरो ने एक नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण, राइट, अभिनव सुरक्षा उपकरण के सफल परीक्षण द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। राइट, एक इस तरीके का एक अभिनव सुरक्षा उपकरण है। ठीक है, कहाँ पर किया? तो केरल के नींदकारा, नींदकारा, नींदकारा उपनगर में किया है। ठीक है, इस उपकरण को मत्स्य नौका के पर स्थापित किया गया था। किस पे किया गया था स्थापित? तो मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया। इसके बाद नवमित्र उपकरण को इसरो में अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। इस उपकरण को समुद्री यात्रियों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा, मतलब इस उपकरण से क्या होगा? तो इस उपकरण से होगा कि जो मछुआरे हैं,
राइट, उनको सुरक्षा प्रदान हो गई, सुरक्षा के सुधार के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। ठीक है। नवमित्र उपकरण अत्याधुनिक उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके फलस्वरूप समुद्र में मत्स्य नौकाओं एवं समुद्री अधिकारियों, हाँ, अधिकारियों के बीच निवार्द रूप से दो तरफा संचार संभव हो सकता है। सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त नवमित्र उपकरण, हाँ, नवमित्र उपकरण मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगा और इस प्रकार का मत्स्य पालन क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता बढ़ने में सहयोग होगी। बहुत अच्छा हुआ है जो नव मित्र उपकरण है, ये बहुत काम आएगा मछुआरों के लिए। राइट, उनको हेल्प करेगा। ये मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया केरल के नीली नीलकारा उपनगर में स्थापित, मतलब विकसित किया गया था, इसको बनाया गया और इसरो के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं हम लूना 25। तो लूना 25 सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि ये तो भैया रूस का है लूना। राइट, लूना एक गाड़ी चलती थी ना, उसी पे बनाया गया था, तो उसी के नाम पे है। तो इसके इसको पढ़ने जाएंगे। ये देखो लूना 25 क्या है। लूना 25 मिशन है, लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। राइट, रूस के द्वारा एक चंद्र मिशन है। राइट, तो लूना क्या है, रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। ठीक है। हाँ, पता है आप लोग बोर तो नहीं हो रहे कि मैं रेगुलर पढ़ाता ही रहता, तो पढ़ाना जरूरी है, पढ़ते रहो। राइट, तो लूना 25 क्या है, रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। यह विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। मतलब जो लूना 25 मिशन है, ये क्या है, ये रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। हाँ, मतलब ये यह विगत 47 वर्ष में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन था। राइट, चंद्रमा पर पहला पहुंचने वाला मिशन यही था, लूना 25। ठीक है, रूस के द्वारा। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लूना 25 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपित किया गया था, जो सफल रहा था। तो इससे पहले लूना 24 भी प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, अंतरिक्ष पे, तो वो भी सफल रहा था। इस मिशन को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयुज 2.1 बी फ्रेगट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। तो किससे प्रक्षेपित, देखो पुरानी चीजें अभी पढ़ने को मिल गई, इसलिए क्योंकि ये चर्चा में चल रहे, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। लूना 25, लूना 25 मिशन, देखो लूना 24 कब किया गया था, लूना 24 1976 में किया गया था, याद रखिएगा। उसी प्रकार से लूना के जो मिशन चल रहे, अभी जो हुआ है मिशन था, वो लूना 25 था, याद रखना। लूना 25 को मिशन को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस लॉव क्रिएटर के निकट लैंड किया गया। ठीक है, तो कहां पर किया गया, तो एक बार देख लो। बोगु बोगु हाँ, बोगुस लॉवस्की। ठीक है, लॉवस्की क्रिएटर। ठीक है, बोगुस लॉवस्की क्रिएटर के निकट लैंड किया गया। हालांकि 20 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूटा जाने के पश्चात यह मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब कि लूना 25 गया, ये क्या किया कि ये चंद्रमा पर गया और संपर्क नियंत्रण केंद्र से टूट जाने, मतलब नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूट गया। उसके पश्चात मिशन चंद्रमा की सतह से टकराकर ये टूट गया था। तो लूना 25 जो गया था, मैंने बताया इससे पहले 24 गया था 1976 में। तो याद रखना 24 कब गया था, 1976 में। ठीक है, और इस किस क्रिएटर में, तो बोगुस लवोस्की क्रिएटर पर उतरा था। मतलब लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव निकट लैंड किया जाना था, मतलब इस पे करना था, बोगस लॉवस्की क्रिएटर पर लैंड किया जाना था। लेकिन क्या हुआ कि ये पहले ही इसका नियंत्रण टूट गया और ये गिर गया वहां पर। ठीक है, तो ये नहीं हो पाया अच्छे से मिशन 25, लूना 25। गतव्य की वर्ष 2021 में रूस और चीन ने अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के निर्माण के सहयोग एमयू एमओयू पे हस्ताक्षर, मतलब 2021 में क्या हुआ, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि रसिया और चाइना, ये दोनों देशों ने मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन खोलने की अ, हस्ताक्षर किए हैं। मतलब एमयू पे अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय
चंद्र अनुसंधान स्टेशन। ठीक है। तो हाँ, ये मतलब चाइना और रूस मिलके इसको करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है वही हमारा चंद्रयान 3, जो कि बहुत मतलब सभी ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, राइट। चंद्रयान 3 के बारे में एक बार रिवाइज करा देता हूँ इससे रिलेटेड, तो ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आ जाए, कि कोई आ भी सकता है ना। हम्म। तो इसको भी पढ़ना हमको जरूरी है। चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 का क्या पढ़ना है, चंद्रयान 3 के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। चंद्रयान 3 मिशन सफल लैंडिंग, राइट। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई 14 जुलाई 2023 को। भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद है इसे LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। तो प्रक्षेपण यान का नाम जरूर याद रखना, LVM-3M4। पता क्यों याद करा रहा हूँ? इसलिए नाम याद करा रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो कॉमन क्वेश्चन है वो सबको आते हैं। तो प्रक्षेपण यान क्या है? LVM-3M4 से ले गए थे चंद्रयान 3 को। उल्लेखनीय है कि LBM-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी। ये कौन सी थी? फोर्थ नंबर की इसकी एलबीएम की, LBM-M3 की ये कौन सी मतलब उड़ान थी? तो ये चौथी उसकी उड़ान थी। ठीक है। ये सारे एक एक चीजें हमको देखते चलना है। एक सेकेंड। हाँ। इसके बाद यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार द्वितीय लॉन्च पैड, कहाँ से किया गया? सेकंड लॉन्च पैड से किया गया था इसका। ठीक है, ये याद रखना। लिफ्ट ऑफ के समय लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार कितना था? जो चंद्रयान 3 का जो भार था, तो 3895 किलोग्राम। ठीक है, याद रखना। चंद्रयान 3 के 3 मुख्य घटक थे, तो ये आपको याद रखना। पहला क्या था? ये एक स्वदेशी प्रणोदय दन मॉडल मॉड्यूल था। मतलब क्या है? एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल था। ठीक है, इसको याद रखना। ये स्वदेशी पूर्णोदय मॉड्यूल था। एक दूसरा लैंडर मॉड्यूल था। तीसरा रोवर था। तो याद रखना है, एक स्वदेशी पूर्णोदय, तीन प्रमुख घटक थे इसके, रोवर, लैंडर और स्वदेशी पूर्णोदय मॉड्यूल था। ठीक है। उसके बाद आगे रोवर का कुल भार, जो रोवर था उसका जो 26 kg का था। रोवर कितने किलोग्राम का था? तो 26 किलोग्राम का था। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने चंद्रयान 3 पर मिशन पर लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सफलता प्राप्त की। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल था, वो कब? डेट याद रखना, 23 अगस्त को। डेट भी इंपोर्टेंट है। 23 अगस्त को 2023 को ये क्या हुआ था? ये सफलतापूर्वक लैंड हो गया था लैंडर मॉड्यूल, और चंद्रमा की सतह पर चला था। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? फोर्थ नंबर का देश बन चुका है भारत। ठीक है। इससे पूर्व अमेरिका पहुंच चुके हैं, रूस पहुंच चुके हैं, और चाइना। ठीक है। ये कौन से? यूएसए, रसिया एंड आल्सो चाइना, एंड अब हो गया हमारा इंडिया। ये चार चौथे नंबर का देश बन गया जो चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इतने समझ गए। इसके बाद जनवरी 2024 में जापान चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का, और 5वें नंबर पे आ गया जापान। ठीक है। 5वें नंबर का कौन सा हो गया? जापान। ठीक है। साथ ही चंद्रयान 3 के चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने का विश्व का पहला अंतरिक्ष, मतलब जो चंद्रयान 3 है, ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव वाला पॉइंट आ जाए तो पहला है। ठीक है। इसके बाद समझना। सेकंड, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा, उससे किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से। और चंद्रमा के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन, अर्थात 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो ये है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये समझ लेना। इसके साथ ही चंद्रयान 2 चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे, उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया। जो चंद्रयान 2 ने जहां पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे, उसको तिरंगा नाम दिया गया। ज्ञातव्य कि चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। चंद्रमा के सफल लैंडिंग के पश्चात विक्रम लैंडर का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर गया था। ठीक है।
विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था। लैंडर और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए प्रमुख अनुशोधन निम्न, जो अनुशोधन हुए हैं वो इस प्रकार हैं, तो उनको पढ़ना है भाई। बहुत चीजें हैं चंद्रयान 3, देखो पढ़ लो क्योंकि क्वेश्चन है, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। इसके बाद 27 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान में परिवर्तन से संबंधित ग्राफ प्रकाशित किया था। इसरो ने विक्रम लैंडर के संकलन CHAS, मतलब चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इस नाम से, तो CHASTE, ठीक है, ये चंद्रमा का जो सरफेस, जो कि वहां का तापमान से रिलेटेड वो रिपोर्ट जारी की थी इस नाम से, ठीक है। नामांकन उपकरण का प्रयोग करके, ये उपकरण का नाम है CHASTE, उपकरण का प्रयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा सॉल का तापमान का मापन करने में सफलतापूर्वक। इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा की सतह पर वह स्थल जहां लैंडर स्थित है उसके आसपास 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सतह से नीचे 80 mm नीचे नीचे का तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस था। सोचो, सतह ये है, उससे थोड़ा सा कितना mm, 80 mm जाओगे आप, तो कितना है -10, और इससे ऊपर जो सतह पर है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान में अंतर देखा, ठीक है, याद रखना। सतह का तापमान उससे 80 mm नीचे जाने के बाद तापमान में विभिन्नताएं यह इंगित करती हैं कि चंद्रमा की ऊपरी मृदा एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि भाई ये जो इसका सरफेस है, राइट, ये एक अवरोधक का काम करती है, याद रखना। ये कैसे काम करती है, एक अवरोधक का काम करती है, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ -10 है, तो ये एक बहुत बड़ा तापमान का अवरोधक का काम करती है। प्रज्ञान रोवर्स में संकलन LIBS क्या है, LIBS, LIBS लेजर, हाँ लेजर से रिलेटेड है, ठीक है, उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की यथास्थिति मापन में सफलतापूर्वक प्राप्त हुई, ठीक है। इस शोधन के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि हुई। तो क्या प्राप्त हुआ, सल्फर, ठीक है, सल्फर याद रखना। इसके बाद देखते हैं आगे, देखो पूरा डिटेल में एक एक चीजें बता रहा हूँ, और एक एक चीजें, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम उपस्थित का भी पता चला। तो कौन सा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम और टाइटेनियम और सल्फर भी, ठीक है। तो ये कौन कौन से तत्व मिले हैं, तो मैंने सारे बता दिए। कौन कौन याद रखना, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन, क्रोमियम, क्रोमियम और टाइटेनियम, ठीक है। ये इतने सारे तत्व वहां पर मिले हैं, ठीक है। तत्पश्चात मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता, और MnSi और ऑक्सीजन, ये तीन का भी वहां पर उपस्थिति होने का भी पता चला, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक बार देख लोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद रोवर ने संकलन APXS, उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की उपस्थिति की भी पुष्टि की। मतलब उसने क्या किया कि APX लेके गया था, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लेके गया था वो, उसकी वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित सूक्ष्म तत्वों की पुष्टि भी की। विक्रम लैंडर ने संकलन रंभा, ठीक है, नामक उपकरण की मदद से दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में संबंधित चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि रामभा लेके गया था विक्रम लैंडर, रामभा रेडियो हाँ एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड, इस तरीके से है, इसको क्या कहते हैं कि रामभा के नाम से जानते थे, नामक उपकरण की मदद से दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में सतह पर चंद्र प्लाज्मा वातावरण को भी नापा। तो ठीक है, चंद्र प्लाज्मा की वातावरण को नापा। प्रारंभिक अवलोकन से पता चला कि चंद्रमा की सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत कम घना है, ब्रेल टाइप का है, ठीक है, कैसा है, कम घना है, ठीक है। तो सघन विरल पड़ा होगा ना, तो बहुत विरल टाइप का है, ठीक है। लैंडर संलग्न ILSA, ILSA से क्या नापा गया, चंद्रमा पर भेजा गया
MEMS, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित प्रथम उपकरण है। इसने रोवर अन्य नीत भार की गतिविधियों के कारण वाले कंपन को भी रिकॉर्ड किया। तो MSME माइक्रो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने भैया किया है MSME नहीं, MEMS। इसने क्या किया, वहां जो मतलब क्या है कि वहां जो नीति भर गतिविधियां हो रही हैं, कंपन हो रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड किया। ठीक है, याद रखना। तो ये सारी चीजें क्या है कि चंद्रयान 3 के साथ हुई है। तो आप एक बार खुद से पढ़ लोगे तो चीजें हो जाएगी। रम्मा गया है, APX एस गया है, MES, मतलब ये क्या है, ये उपकरण लगे थे उसमें। तो इन चीजों से ये चीजें पता चली। सल्फर की मात्रा की पुष्टि हुई है, ऑक्सीजन की मात्रा की पुष्टि, सिलिकॉन की मात्रा, और Mn की, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमिनियम, टाइटेनियम, ये सारी तत्वों की पता चली। और वहां का जो टेम्परेचर था, तो वो किस तरीके से था, ऊपर का था 40 से 50 था, ठीक है, और नीचे का जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री से -10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो ये सारा मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया है। अब जो आगे के हैं, तो देखो आगे का है शनि वाला। तो अब जो है तो बहुत पुराने हो गए। हमारा जो एग्जाम है, जैसे कि ये जो दृष्टि आई थी, तो 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2023 से एक 1 सितंबर 2024 तक की थी। तो ये जो मिशन आ चुके हैं आप पीछे, ये इतने इंपोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से एग्जाम पर्पज से। तो आप इनको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हाँ, हो गया, लास्ट मिशन है शायद, आई थिंक। हाँ हाँ, ये लास्ट मिशन है शनि वाला। तो शनि वाला और खत्म कर देते हैं साथ साथ में। ये भी हो गया, मेरे हिसाब से पूरा हो गया। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि कैसा है, सर्वाधिक उपग्रह उपग्रह वाला ग्रह बना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन हाँ, कैम्ब्रिज और जो जैसे MIT बोलते हैं अमेरिका की, मैचा हाँ, मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 नए उपग्रह की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। मतलब कहने का मतलब है कि शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय IAEU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अधीन कौन कौन काम करता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, जिसे MIT बोलते हैं ना, स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर, कौन सा, वहीं पे एक सेंटर स्थित है, दोनों जगह। कौन सा, माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि के 63 उपग्रहों की खोज से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस प्रकार शनि के उपग्रहों की संख्या पूर्व से कितनी हो गई, वो पहले कितनी थी, 83 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 146 हो गई। ठीक है, इतना याद रखना, इतने हो गए, इतने उपग्रह हो गए शनि के। इस प्रकार शनि बृहस्पति, बृहस्पति में टोटल कितने हैं, बृहस्पति में 95 है, शनि में कितने थे, 83 हो गए थे, अब 86, वो 146 हो गए। पीछे छोड़कर, पहले सबसे ज्यादा बृहस्पति में थे, उनको उसको छोड़ दिया पीछे, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया, शनि बन गया, वेरी वेरी। साथ ही शनि 100 या उससे अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का पहला ग्रह बन गया। मतलब सौरमंडल में 100 से अधिक उपग्रह वाला, सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जिसके पास 100 से ज्यादा उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या नाम है, टाइटन। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। साथ ही गैनीमेड के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी है। मतलब कहने का मतलब, साथ ही गैनी गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमेड के बाद सौरमंडल का दूसरा टाइटन है। पहले नंबर पे कौन सा है सबसे बड़ा, बृहस्पति में पाया जाता है गैनीमेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति में है गैनीमेड, और ये विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरे नंबर पे हो गए टाइटन। टाइटन कहाँ पर पाया है, तो टाइटन ये शनि पर है। ठीक है, ये बृहस्पति पे है, समझ जाओ। ओके, इन तीन उपग्रह, हाँ, इसके बाद फरवरी 2024 में वैज्ञानिक ने सौरमंडल में 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की। ठीक है, नए 3 प्राकृतिक उपग्रहों की भी खोज की 2000 फरवरी में। इन 3 नए उपग्रहों में 2 उपग्रह नेपच्यून और एक उपग्रह यूरेनस का है। तो बाद में फरवरी में भी 2 3 खोजे गए, तो 2 नेपच्यून में और एक उपग्रह यूरेनस का है। तो इस तरीके से शनि में कितने हो गए, 146 हो गए, 83 थे, और 95 बृहस्पति में है। और शनि में सब सर्वाधिक हो गए, पहले बृहस्पति में थे उपग्रह सबसे ज्यादा। और ये कहाँ से पता लगा है, तो ये पता लगा है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, कैम्ब्रिज और MIT की में स्थित है एक माइनर प्लेनेट सेंटर। क्या है, माइनर प्लेनेट सेंटर है, उन्होंने बताया है ये चीज कि 63 नए उपग्रह की खोज की गई। ठीक है, किसकी सहायता से, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की सहायता से।
ठीक है। आज हो गया हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म, कल होगी इसकी रिवीजन क्लास। तो सभी बच्चे देखो ये लिखा है सारा, तो आप एक बार इसको पढ़ लें। ये शनि में 100 कितने हो गए, शनि हो गया 146, बृहस्पति कितने 95, यूरेनस 28, नेपच्यून 16, मंगल 2, पृथ्वी 1, शुक्र और 00 बुध में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। ठीक है, और बौना ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं। ठीक है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की क्लास जरूर लें, रिवीजन की क्लास है, अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं। अगर कल की क्लास लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल यूपी पीसीएस के बच्चे, आरओ ईआरओ के बच्चे और बीपीएससी, ये तीन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग कल आना जरूर।